बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लें जनाब, बिलाखिर वही हुआ जो एक ना एक दिन होना था। इमरान खान के खिलाफ 9 मई का केस भी मुकम्मल तौर पर फारिग कुछ भी साबित नहीं हो सका और रात गए जब इस वक्त मैं आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूँ तो हालात के अंदर तकरीबन 180 डिग्री की तब्दीली, घर का भेदी बोल उठा, सामने आ गया और नई डेवलपमेंट के बाद इस वक्त पाकिस्तान के सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की सफ़ों में मातम है, क्योंकि बिल आखिर इस आखिरी केस के अंदर भी इमरान खान के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। हैरान कुन तफसीलात रखने जा रहे हैं जनाब आपके सामने। और क्या ये जो नई डेवलपमेंट सामने आई है इसके लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई इशारा हुआ, क्योंकि ये एक बड़ी अनहोनी करार दी जा रही है और बिलाशुबा ये जो हुकूमत है निगरान सेटअप, इसे घर का भेदी और इस्टेब्लिशमेंट की एक्सटेंशन भी कहा जा सकता है। इस नई डेवलपमेंट के अंदर इनका क्या किरदार है, हैरान कुन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, क्योंकि आखिरी फतह हमेशा हक और सच की हुआ करती है। और इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी हम आपको कई बार ये बात बता चुके कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ इस जंग में बिलाशुबा इमरान खान हक पर हैं और एक बार फिर वो सच्चे साबित हुए और अवाम के सामने हो गए जनाब सुरखरू। और 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पर इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो 100% सच साबित हुआ और इस वक्त इसकी जो तस्दीक है वो इस्टेब्लिशमेंट के घर के भेदी की जानिब से भी कर दी गई है। हैरान कुन तफसीलात रात गए, क्योंकि इसके बाद मुकम्मल तौर पर मुस्तकबिल की तमाम तर सियासी सूरत हाल तब्दील होगी और एक ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान में अहम तरीन अदालती हफ्ता शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, उस वक्त ये तफसीलात आई हैं जनाब सामने। और क्योंकि अब तमाम तर मामलात बल्ले के हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, इमरान खान के इलेक्शन में जाने के हवाले से हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी के हों, वो तमाम के तमाम जो मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं और 12 जनवरी जुम्मे के रोज़ तक इसके ऊपर जो है वो अहम तरीन और बड़े फैसले होने हैं। पहले 2 डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये डेवलपमेंट सामने आने के बाद ये मामला यकीनी तौर पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप समझ सकेंगे। पहली आज बड़ी खबर यह है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जीएचक्यू हमला केस में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 जनवरी को तलब किया है। 9 मई 2023 के वाक़यात और इन पर 9 जनवरी को तलब किया और 9 जनवरी को तलब किया और ख़बर इसकी पाकिस्तानी मीडिया टीवी चैनल्स ने कुछ यूँ लगाई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद जो है वो घेरा तंग हो गया है। इमरान खान को मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो नामज़द किया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज़ आसफ़, जो कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस मामले की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान को जो है वो तलब किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर कुदरत खुद ही गलतियाँ भी कराया करती है। जब आप हक पर नहीं होते, जब आप झूठ का सहारा लेते हैं, तो फिर इसी किस्म के जो ब्लंडर हैं वो भी आते हैं जनाब सामने। और फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट। वो क्या है जनाब कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की हिदायत पर 9 मई साने से मुतल्लिक काबीना कमेटी कायम कर दी गई है। काबीना डिवीज़न ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि काबीना कमेटी 14 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी, यानी अगले 14 दिनों के अंदर 20 जनवरी से पहले पहले उन्हें कहा गया है कि वो इस हवाले से रिपोर्ट मुरतब करें। करेगी क्या? नोटिफिकेशन के मुताबिक काबीना की जो सरबराही है वो निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम करेंगे। इसमें जो है वो कौन कौन शामिल हैं, एक नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान के बुक्स का शिकार निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब का नाम भी लिया जा रहा है। और जनाब ये कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायज़ा लेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की सिफारिशात तैयार करेगी। और आरओज़ के अंदर शामिल है कि ये जनाब 9 मई के वाक़यात की वजूहात तलाश करेगी, इसके टीआरओज़ में ये शामिल है। और अगला जुमला इंतहाई अहम है, कमेटी 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड, मंसूबा साज,
सहूलत कार और अमल करने वालों का पता चलाएगी। दोबारा रख रहा हूँ आपके सामने, 9 मई के मास्टरमाइंड, मंसूबा साज, सहूलत कार और अमल करने वालों का पता लगाएगी और फौरी तौर पर ये तवील मुद्दती असरात का भी बकौल इनके जो है वो जायज़ा लेगी। इन्हें सेक्रेटेरिएट की सपोर्ट भी फराम की जा रही है। दोबारा मैं वो जुमला आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ज़रा इसको समझें कि कमेटी 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड, मंसूबा साज, सहूलत कार और अमल करने वालों का पता लगाएगी। तो जनाब, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि 9 मई के मास्टरमाइंड कौन है, मंसूबा साज कौन है, सहूलत कार कौन है, अमल करने वाले कौन हैं, तो इस वक्त आप सब कुछ क्या कर रहे हैं? ये जो इतनी बड़ी तादाद में मुकदमे दर्ज हैं, ये जो केसेस बनाए गए हैं, लोगों को उठाकर अंदर किया गया, फौजी अदालतों के हवाले से उनके ऊपर केसेस चलाए जा रहे हैं और अब आपने इमरान खान को भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर तलब किया, तो फिर आखिरकार उनको किस लिए जो है वो आपने तलब किया है? अगर आपने ये तमाम तर वजूहात मास्टरमाइंड, मंसूबा साज, सहूलतकार और अमल करने वालों का अगर आपने अभी पता चलाना है। और फिर इसके साथ साथ एक और ख़बर भी मैं आपके सामने रखूंगा ताकि ये मामला ज़रा मज़ीद वाज़ेह हो कि GHQ हमला केस के अंदर अदालत ये बात कह चुकी कि मुल्ज़मान को जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। अच्छा, ये मामला भी 9 मई के साथ जुड़ा हुआ है। ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि राजा बशारत साहब जो रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर भी GHQ हमला केस के हवाले से केस बनाया गया था, लेकिन राजा बशारत साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, यानी उनके ऊपर कुछ भी इस हवाले से साबित नहीं हुआ। और रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट पिंडी के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया था कि ये तकरीबन 6 माह का पहले का फैसला है। आज जो कमेटी बनी है जिसके ऊपर मुर्तज़ा सोलंकी साहब उछल कूद भी रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल पर, उनके अपने मुंह से ऐसी चीज़ें भी निकल रही हैं जो कि ख़ुद उन्हें बेनकाब करती हैं, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर निगरान हुकूमत ने ये कमेटी बनाई या कि कोई उनसे ब्लंडर हो गया? क्योंकि एक तरह से तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कि जब आपको याद है कि 9 मई के वाक़यात के बाद कोर कमांडर्स मीटिंग हुई थी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि जनाब उन्हें पता है मंसूबा साज़ों का, उसके अंदर ये कहा गया था कि उन्हें पता है कि मुलजिम कौन है, मुजरिम कौन है, और ये कहा गया था कि उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। और उसके बाद जब केसेस फौजी अदालतों के अंदर गए थे तो एतजाज हसन साहब ने यह सवाल भी उठाया था कि जब आपके पास नाकाबिल तरदीद सबूत इस हवाले से मौजूद हैं तो फिर अदालतों के अंदर क्या होगा? जब कोर कमांडर्स बैठ कर ये बात करेंगे कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, तो नीचे कर्नल ब्रिगेडियर लेवल के जो जज होंगे वो किस तरह से आपकी इस बात के खिलाफ जा सकते हैं? तो आज ये जो कमेटी बन रही है, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। आज ये जो कमेटी बन रही है, अगर फैसला, अगर आप सबूत मौजूद हैं, कोर कमांडर्स मीटिंग में सबूत बकौल आपके जो है वो इससे पहले रखे जा चुके और फौजी अदालतों में उन पर केसेस भी चलाए जा रहे हैं, तो फिर ये कमेटी जो आज निगरान काबीना ने बनाई है, ये आखिरकार क्या काम करेगी? इसका तो ये मतलब है कि अभी तक ना ही किसी मंसूबा साज का पता है, ना ही किसी सहूलतकार का पता है, ना ही किसी मास्टरमाइंड का पता है, ना ही वजूहात का पता है कि सब कुछ क्यों हुआ। तो आखिरकार फिर 9 मई से लेके आज तकरीबन 9 जनवरी होने वाली है, इन गुज़श्ता 8 माह के अंदर ये जिन लोगों के साथ ये जुल्म और ज़्यादती और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, ये किस बेस के ऊपर जो है वो सब कुछ हुआ, और आगे चलकर अदालतें यकीनन इसके ऊपर बात भी करेंगी, क्योंकि इस मामले को समझें कि इमरान खान के ऊपर क्या क्या केसेस हैं। तोशा खाना, जिसको 190 मिलियन पाउंड के केस कहते हैं, अलकादर ट्रस्ट और इद्दत में निकाह वाला मामला, साइफर का मामला, ये तमाम मामलात एक एक करके मुकम्मल तौर पर हो जाएंगे फारग। साइफर मामले के ऊपर अतर मिरुल्लाह साहब ने इमरान खान की ज़मानत भी मंजूर कर ली, उस मामले के अंदर कुछ नहीं निकला, और जिसका साइफर 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 इतना जी बड़ा कि बगावत होगी, सिक्योरिटी हो गया, फलां हो गया, उसके अंदर से कुछ नहीं निकला, और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट से ये ज़मानत आई है, जिसके बाद इस वक्त खुफिया हाथ सिटपटा रहे हैं, तलमिला रहे हैं कि अब क्या किया जाए। और अब क्योंकि 9 मई के हवाले से भी कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ये कमेटी नए सिरे से बनाने का क्या मकसद है कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये मामला जाए और वहाँ पर भी ये जाके फारग हो जाए कि क्यों इमरान खान को बेगुनाह, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है, तो एक और मामले में फंसाने के लिए, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर ये कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, और जिसमें बुग़्ज़ इमरान का शिकार लोग शामिल हैं, और वो अब ये तहकीकात करने जा रहे हैं कि इन तमाम तर मामलात के पीछे कौन था। लेकिन ये हर तरह से फंस चुके हैं। अगर तहकीकात अभी करनी है तो पहले से जो कुछ हो रहा है फिर उसका जो है वो क्या मतलब था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट पिंडी के 2 रुकनी बेंच ने, जनाब जो पिंडी बेंच था, उसने
27 जुलाई کو مختصر فیصلے میں 10 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی تھیں اور کہا تھا کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو حملے میں نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی آرمی افیسر واقعے کا مدعی بنا، جی ایچ کیو کے اندر اور باہر کسی سی سی ٹی وی کیمرے کو قبضے میں نہیں لیا گیا۔ اہم ترین نکتہ ہے، شناخت پریڈ کے دوران فوج کے کسی ملازم کو شامل نہیں کیا گیا، نہ کوئی گواہ ہے، جی ایچ کیو مقدمے میں کسی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا۔ اور پھر جناب آگے چل کر بھی بڑے جو اس کے اندر حقائق ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے کے مطابق جائے وقوع پر موجود پولیس افسران اور اہلکاروں نے مظاہرین کو جی ایچ کیو کے اندر داخل ہونے سے نہیں روکا، اور تحریری فیصلے کے مطابق بادی النظر میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کا اطلاق نہیں پایا جاتا، لہٰذا ملزمان کے خلاف مزید کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں، کوئی تحقیقات کا معاملہ مزید یہ محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں جیل میں رکھنے کا کوئی جواز ہے۔ اور اس معاملے کے بعد یہ معاملہ ہو گیا تھا جناب مکمل طور پر فارغ۔ اپیل اس کے اوپر آئی، کامرا ایئر بیس اور جی ایچ کیو حملہ کیس ملزمان کی بریت کے خلاف حکومتی اپیل مسترد کر دی گئی، اور یہ بھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی ڈویژن بینچ نے کی۔ قاضی امین اور جسٹس عبید الرحمان لودھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ملزمان کی بریت کا فیصلہ انہوں نے برقرار رکھا، اور حکومتی اپیلیں انہوں نے جو ہے وہ خارج کر دیں۔ یہ بھی جناب معاملہ ہے، اسی معاملے کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا اور اہم ترین معاملہ ہے۔ اور جناب علی، یہ جو خبریں ہیں یہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس تمام تر معاملے کے اندر جناب کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ایک میڈیا کے اندر جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے، اب ایک دفعہ پھر اس کے پیچھے کیا ہے؟ اکانومسٹ کو لکھا گیا، دیا گیا عمران خان کا تازہ ترین مضمون، جس کے اوپر اس وقت پیچ و تاب کھا رہے ہیں نگران وزیر اطلاع صاحب۔ پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ آرٹیکل لکھا کیسے، انہیں اس کی سہولت کیسے دی گئی، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب گھوسٹ آرٹیکل ہے، یہ عمران خان نے لکھا نہیں ہے، یقینی طور سے یہ کوئی چیز باہر ہی جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور ہم جناب اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں، تفتیش۔ اچھا، آگے چل کر وہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان حوالے سے تفتیش، تحقیق اور مستقبل کے لائے عمل کی ضرورت تھی، جس کے لیے کمیٹی بنائی گئی، کیونکہ پھنس گئے ہیں نا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس بات کے اوپر انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے، کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جناب انفرادی طور پر تو ہے، لیکن ہم ابھی اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، اور جناب ہم اگلی حکومت کے ذمے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کے جائیں گے، اور کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے اب تک جو تحقیق ہوئی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ اگر تو آپ نے ابھی تحقیق کرنی ہے، یہ کمیٹی بنا کر تحقیق کرنی ہے، تو پھر پہلے کیا ہوتا رہا؟ جس کے جواب میں موصوف نے یہ فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو تحقیق ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے، پہلے انفرادی طور پر ہوئی ہے، ہم اس کو اجتماعی طور پر کریں، یعنی لفظوں کا ایک ہیر پھیر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی مستقبل کی حکومتوں کو ہم بتا کے جائیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد باقی ساری باتیں انہوں نے جناب یہ کی کہ جناب یہ عمران خان نے اس طرح کا ایک پروپیگنڈا کیا آرٹیکل لکھ کر، اور ماضی میں کوئی مثال ہے، حالانکہ کتابیں تک لکھی جا چکی ہیں، اور موصوف کہتے ہیں کہ کتاب لکھنا اور بات ہے اور پروپیگنڈے کا آرٹیکل اور ہے۔ پہلے مثال دی کہ انٹرویو کرنا اور بات ہے، کیونکہ پہلے حمایت کر چکے ہیں نا کنوکٹڈ کی انٹرویو کی، تو کہا جی وہ تو دو طرفہ ہوتا ہے۔ اب جب پوچھا گیا کتابیں بھی لکھی گئی تو کہتے ہیں وہ اور معاملہ ہے، وہ بھائی کتاب بھی تو ایک بندے کا ہی موقف ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو بھٹو صاحب نے کون سی لوگوں کی دوسری چیزیں اس کے اندر ڈالی تھیں، مولانا مودودی صاحب کی چیزیں جیل کے اندر سے چھپ چکی ہیں، ان جو ہے تو یہ جو واقعہ ہے اصل میں یہ جو ایک بڑا کام ہوا ہے جس میں عمران خان نے یہ جو مافیا ہینڈلر اور جو سہولت کار ہیں ان کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے، کھول کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اب اس معاملے کے اوپر اس قسم کا رونا دھونا اور پیٹنا جو ہے وہ جناب ان کا بنتا ہے، اور یہ جو گھر کے بھیدی سمجھے جاتے ہیں جو کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی قربت کے باعث جنہیں یہ عہدہ ملا ہے، مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ انہوں نے ایک طرف سے بھانڈا اس کا پھوڑ دیا ہے، کیونکہ جب کمیٹی بن گئی، جب وہ آ کر کہہ رہے ہیں نہیں جناب ہم نے تو انفرادی تحقیقات ابھی ہوئی ہیں، اجتماعی تحقیقات کرنی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ 9 مئی کے معاملے میں اب تک جو کچھ ہوا، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو الزامات تھے وہ مکمل طور پر فارغ ہو گئے ہیں، اور کچھ بھی ان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے ایک بار پھر ایک نئے طریقے سے اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب میں نے آپ کو کہا کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ جناب جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں جا کر وہ ہو رہے ہیں جناب بوٹل نیک، اور
آج پاکستان تحریک انصاف کا اہم ترین بیان سامنے آیا، گوہر خان صاحب کا پی ٹی آئی کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور نہ ہم نے عدلیہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان دیا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اعتماد ہے، اور بلے پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا منظور ہوگا، دیگر معاملات کے اوپر بھی جو فیصلہ ہوگا وہ جناب بالکل انہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو تمام تر جو چیزیں ہیں وہ جناب انہیں منظور ہوں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کے اوپر وہ جانا چاہتے ہیں، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کسی سے کوئی سیٹ کر کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔